गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे खूजी एक मुताला। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो आपका शायद चैप्टर नंबर 2 या 3 है, क्योंकि इससे पहले दो गालिब के खतूत हैं। ठीक है, तो वो आपके आ नहीं रहे हैं पेपर में, इसलिए मैं उन्हें नहीं पढ़ाऊँगी। तो खूजी एक मुताले से ही आपका ये सिलेबस शुरू होता है। तो आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे और रोज़ एक वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूँगी, ताकि एग्ज़ाम तक आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अच्छा, तो अब क्योंकि हम खूजी एक मुताला पढ़ने वाले हैं, तो ये क्या है, ये एक तनक़ीदी मज़मून है। तो इसके लिए हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि तनक़ीदी मज़मून किसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हम ये भी जानेंगे कि भाई एहतिशाम हुसैन साहब कौन हैं और उन्होंने ये क्यों लिखा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे, यानी तनक़ीदी मज़मून किसे कहा जाता है, इस चीज़ को भी जानेंगे। एहतिशाम हुसैन साहब के बारे में भी पढ़ेंगे और फिर जो आपका चैप्टर है उसको भी पढ़ेंगे, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी हो, तो आप थोड़ा स्किप कर पे देख सकते हैं। जो चीज़ आपको लगे कि नहीं ये तो हमने बुक से रीड कर ली है, तो आप वो चीज़ें स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स होंगे आपके लिए अच्छे से बिल्कुल डिस्क्राइब करके, तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तनक़ीदी मज़मून। तो देखिए बेटा, तनक़ीदी मज़मून आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि ना शॉर्ट नोट बन जाता है कि भाई तनक़ीदी मज़मून क्या है, लिखिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। वो मज़मून जिसमें किसी अदबी सिन्फ़, किसी अदबी तख़लीक़ या किसी अदबी नज़रिए के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रायज़नी की जाए, तनक़ीदी मज़मून कहलाता है। यानी जब हम क्या करें, हम किसी भी चीज़ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दें कि भाई ये चीज़ अच्छी है या बुरी है ना। जैसे मान लीजिए कोई एक लिखने वाला था, राइटर अदीब कोई भी था, उसने ना कुछ लिख दिया। ठीक है, कोई नावल, कोई दास्तान। अब आप उसे देखेंगे कि पढ़ेंगे बार बार कि वो अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है, उसमें क्या अच्छाई है, कौन से नए पॉइंट्स उसने डाले हैं, कौन से पुराने पॉइंट्स कॉपी करे हैं किसी से। तो ये चीज़ें जो आप करेंगे ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है तनकीद करना किसी चीज़ को, है ना, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ ढूंढना। आलोचना, हिंदी में क्या बोलेंगे उसे हम लोग, आलोचना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्रिटिसाइज़ करना किसी चीज़ को, है ना। तो अगर इनमें से कोई वर्ड आपने सुना है तो आप समझ पाएंगे कि तनकीद का क्या मतलब है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखते भी हैं, अदब में तनकीद का मफ़हूम बड़ा वसी है। इसके तहत अदबी तहक़ीक़ात की खूबियों और ख़ामियों की निशानदेही की जाती है। यानी इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, जो कोई भी अदबी तख्लीक़, अदबी हो चाहे समाजी हो, कोई भी तख्लीक़ हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें ये बताते हैं कि उसमें क्या चीज़ अच्छाई लिखी है और क्या उसकी बुराई है। ठीक है, हर फ़न के कुछ उसूल होते हैं जिनकी रोशनी में फ़न और अदब की जांच की जाती है। अच्छा, अब देखिए, कोई भी काम करने बैठेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम कुछ भी करने बैठ जाएं। अब जैसे मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मैंने पहले खूजी एक मुताला पढ़ा दिया, फिर आपको तनक़ीदी मज़मून पढ़ाया, फिर सवाल जवाब करा दिया, फिर एहतिशाम हुसैन के बारे में बताया। ऐसा नहीं है ना, हर चीज़ का एक पैटर्न है, एक सिक्वेंस है ना। तो उसी के बिहाफ पर हमें काम करना होता है। तो वही चीज़ यहाँ इन्होंने बताई है कि अगर हमें किसी अदब की जाँच करनी है तो उसका भी एक तरीक़ा है, एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है, उसे ही हमें फॉलो करना पड़ेगा। राइट, आगे चलते हैं। तनक़ीद निगार के लिए ज़ाती पसंद और नापसंद से ज़्यादा अहम वो मेयार होते हैं जिनकी कद्र व कीमत हर ज़माने में बरकरार रहती है। यानी अब अगर मैं कोई चीज़ लिख रही हूँ या किसी की अच्छाई या बुराई बता रही हूँ, तो उसमें मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं बताना है ना। जो एक मयार डिसाइड हुआ है कि भाई हाँ, इसमें अगर कोई चीज़ खरी उतरती है तो वो अच्छी है, और अगर कोई इसे फुलफ़िल नहीं कर पा रही है तो वो बेकार है ना। तो हमें इस बिहाफ पर ही किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कहना है। ठीक है, हमें उसमें अपने नज़रिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं पेश करने के, नहीं नहीं ये तो मेरा फेवरेट है, ये तो गलत लिख ही नहीं सकता, है ना, या ये मेरा दुश्मन है, ये तो सही कह ही नहीं सकता। तो हमें ऐसा नहीं करना है। राइट, आगे चलते हैं। जब हम किसी अदबी तख्लीक़ को पढ़ते हैं तो वो हमें मुतासिर करती है। यानी अगर हम कोई किताब पढ़ते हैं, देखिए अब आप लोग 12th क्लास में आ गए, है ना। अब आपसे उम्मीद की जाती है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ें तो आप देखें कि वो चीज़ हमसे क्या कहना चाह रही है। आपको भी इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो चीज़ बज़ाहिर लिखी होती है इंग्लिश में या हिंदी में या उर्दू में, है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वही बात हो। कई बार आपको बात बताने के लिए किसी दूसरे का सहारा लिया जाता है ना। तो इनडायरेक्टली वो आपको क्या करती है, मुतासिर करती है, आप पे अपना असर छोड़ के जाती है। ठीक है,
ये तासुर अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। कई बार हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो हमें अच्छे तासुर मिलते हैं, यानी हम मोटिवेट हो जाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, ठीक। और कई बार हम पढ़ते हैं, देखा कि वो बार बार फेल होता रहा था, तो हम भी क्या होते हैं, हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार नहीं, अब वो 10 बार फेल हो गया तो हम भी तो 1-2 बार तो हो ही जाएंगे, चलो छोड़ो हम ये नहीं करते। आ रही है बात समझ में? तो कोई चीज़ हमें मुतासिर करती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा अच्छे लिए ही हमें मुतासिर करे, कई बार वो हमें बुरे पर्पज़ से भी मुतासिर कर जाती है, ठीक है। ये तासुर, जो ये आपके ऊपर तासुर है ना, ये वक्ती भी हो सकते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए भी हो सकते हैं, और मुस्तकिल भी हो सकते हैं, यानी आपके दिमाग पे अपनी छाप छोड़ देंगे और वो ज़िंदगी भर तक रहेगी, है ना। क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अदब को वक्त गुजारी की चीज़ समझते हैं और इससे सिर्फ तफरीह हासिल करना चाहते हैं, इसलिए हम बामामूल किसी तख्लीक को बार बार नहीं पढ़ते। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हम में से आप, हम ज़्यादातर, हम लोग क्या है, हम लोग ना इसे वक्त गुजारी की चीज़ समझते हैं, है ना। अभी तो ये आपका सिलेबस है इसलिए आप पढ़ लें, ठीक है, 1-2 बार पढ़ेंगे कि भाई क्वेश्चन आंसर्स मुझे याद हो जाए, अगर बीच से कोई क्वेश्चन आए तो मुझे पता हो, है ना। तो अभी तो आप इसे 1-2 बार पढ़ लेंगे। अदरवाइज जब आप कोई स्टोरी या अच्छा मूवी ले लीजिए कोई, अब क्या होता है, हम एक मूवी को एक ही बार तो देखते हैं या 10 बार जाके देखते हैं। कोई एक आध मूवी ऐसी होगी जो बहुत अच्छी लग जाती है तो उसे हम लोग 2-3 बार रिपीट कर लेते हैं। अदरवाइज सारी मूवी एक ही बार देख के ख़त्म कर देते हैं ना, क्योंकि मुझे लगता है हाँ एक ही बार में सब चीज़ें क्लियर हो गई, है ना। क्योंकि वक्त तो गुजारना है, तफरी करना है, तफरी मतलब एंटरटेन, है ना, हंसी मजाक करना है, तो उसके लिए हमने एक बार देख ली, बात ख़त्म, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो तनकीद निगार होते हैं, जो इस पे किसी चीज़ पर क्रिटिसाइज़ करेंगे किसी चीज़ को, है ना, यानी तनकीद करेंगे किसी चीज़ के ऊपर, तो वो उसे बार बार पढ़ते हैं ताकि वो उसकी अच्छाइयों बुराइयों को देख पाएँ, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, जबकि तनकीद निगार अदबी तख्लीक को एक से ज़्यादा बार मुताला करता है और हर बार वो एक नए तासुर से दो चार होता है। देखिए क्या होता है कि लिखने वाले ने क्या सोच के लिखा हमें नहीं मालूम, लेकिन जब हम पढ़ते हैं और हम सोचते हैं हाँ ये इस पे भी फिट हो सकता है, हाँ ये इस पे भी फिट हो सकता है, तो हर बार हमें एक नए पॉइंट का पता चलता है। बहुत से तासुरात से गुज़रने के बाद वो उनकी छान पटक करता है, इस तरह उस तख्लीक की ज़्यादा से ज़्यादा खूबियों और खामियां उस पर वाज़ेह होती जाती है। वाज़ेह होना यानी खुलती चली जाना, उसके समझ में आने लगती हैं कि इस तख्लीक में कौन सी अच्छाइयाँ और कौन सी बुराइयाँ हैं। इस अमल से गुज़रने के बाद ही तनकीद निगार किसी नतीजे तक पहुँचता है, यानी जब तक वो ऐसा नहीं करेगा वो नहीं बता सकता कि कोई अदबी तख्लीक अच्छी है या बुरी। लिखते हैं तनकीद, तशरीह और तज्ज़िया ही नहीं करती, बल्कि मतलब जो तनकीद है वो तशरीह और तज़्ज़िया ही खाली नहीं करती है, बल्कि अदबी तख्लीक के बारे में एक सोची समझी राय भी देती है। यानी क्योंकि भाई देखो उसने 4-6 बार पढ़ लिया उस चीज़ को, तो वो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो अच्छे बता पाएगा, है ना, कि मेरी नज़र में ये अच्छाइयाँ ये बुराइयाँ। देखिए कहीं ना कहीं हम कितना ही जो हम कह सकते हैं रूल है, नियम है, कानून है, उन्हें सामने रखें, उसके बावजूद भी हम अपना पर्सनल ओपिनियन दे ही देते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ वो कह रहे हैं। अब कहते हैं अब तनकीद निगारों में कौन कौन बड़े तनकीद निगार हैं, तो उसमें बताते हैं कि हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दौर में बाद जिन नक्कादों की तहरीरें हमारे लिए ख़ास अहमियत रखती हैं उनमें अब्दुल रहमान बिजनौरी। अच्छा आप सुनिए बात, यहाँ पे ये एक टाइम के, हाली, शिबली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये सब एक टाइम के, ये सर सैयद अहमद के टाइम के, ठीक है। उसके बाद अब ये जब चले गए, इनका दौर जब ख़त्म हो गया, तो किसका दौर आता है, तो बताते हैं अब्दुल रहमान बिजनौरी साहब का आता है, मसूद हसन रिजवी का आता है, ठीक है, मजनू गोरखपुरी का आता है, एहतिशाम हुसैन का आता है, आला मसरूर, कलीमुद्दीन अहमद वगैरह के नाम नुमाया हैं, ठीक है। ये अहम है, इनके नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं खोजी एक मुताला, वो किसका है, वो सैयद एहतिशाम हुसैन साहब का है ना, उन्होंने लिखा है। तो अब हम उसको पढ़ने से पहले ये जानेंगे कि एहतिशाम हुसैन कौन है, क्या उन्होंने पढ़ा है ना, सारी चीज़ें उनके बारे में, कब कहाँ पैदा हुए, और क्योंकि आपके शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं कि भाई एहतिशाम हुसैन पे लिखिए, प्रेमचंद पे लिखिए, किसी पे भी आ सकते हैं, इकबाल पे लिखिए, जो भी आपके सिलेबस में शामिल हैं उनमें से किसी पर भी पूछा जा सकता है कि भाई शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। तो अच्छा एक बात आप लोग के साथ और शेयर करनी है, आप लोग में ना अदबी तहरीकें भी आएंगी, तरक्की पसंद तहरीकें, सारी चीज़ें, तो ये मैंने ना एक अलग से चैप्टर पे मतलब प्लेलिस्ट बना के अपलोड करी है, वो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसका नाम है उर्दू अदब की तारीख़, ठीक है। उर्दू अदब की तारीख़ एक आपकी किताब है, NCERT से ही चलती है वो किताब,
आपके सिलेबस में भी मैंने आपको बताई थी, तो वो किताब वहाँ पे मैंने पढ़ा रखी है, मतलब इसी चैनल पे ही है, प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, काफ़ी वक्त हो गया उसे पढ़ाए हुए। मौका मिलेगा तो मैं दोबारा पढ़ा दूँगी इंशाल्लाह। फ़िलहाल हम इसे पूरा करते हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं। एहतिशाम हुसैन 1912 में पैदा हुए थे और 1972 में इनकी वफ़ात हो गई थी। सैयद एहतिशाम हुसैन आज़मगढ़ के एक गांव माहिल में पैदा हुए। तालीम आज़मगढ़ और इलाहाबाद में हासिल की। 1932 के आसपास उनकी अदबी सरगर्मियों का सिलसिला शुरू हुआ। यानी अब आपसे कोई पूछे कि उन्होंने लिखना पढ़ना कब शुरू करा, तो आपको पता होना चाहिए 1932 में उन्होंने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। लिखना पढ़ना इन द सेंस अदब के लिए लिखना, राइट। आगे लिखते हैं। इब्तिदा में अफसाना निगार और ड्रामा नवीस के साथ साथ नज़में और गज़लें भी लिखते रहे। यानी अब इन्होंने क्या क्या किया है, शुरू में अफसाना निगारी की और ड्रामा नवीसी की, यानी अफसाने लिखे और ड्रामे लिखे, इसके साथ साथ नज़में और गज़लें भी लिखी, ठीक है। बाद में तनक़ीद पर तवज्जो की और बाद में जब इसमें हो सकता है उन्हें लगा हो कि हम इसमें इतना कमान हासिल नहीं कर पाएंगे, तो वो किस तरफ चले गए, तनक़ीद की तरफ चले गए। और आज एहतिशाम हुसैन एक तनक़ीद निगार की हैसियत से ही जाने जाते हैं, ठीक है ना। लिखा उन्होंने सब कुछ है, पढ़ा उनका सब कुछ जाता है, अफसाने भी पढ़ते हैं, ड्रामे भी पढ़ते हैं, नज़्म और गज़लें भी देखी जाती हैं। लेकिन अगर कोई पूछे एहतिशाम हुसैन कौन है, तो खटाक से मुँह से निकलता है कि भाई वो तनक़ीद निगार हैं, वो एक नक़ाद है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखते हैं। 1936 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू में उस्ताद मुकर्रर हुए, ठीक है। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इन्हें समझना सीख लीजिए, क्योंकि भाई अब आप लोग उर्दू में 12th क्लास में आ गए हैं, है ना। तो उस्ताद मतलब क्या हो गया, टीचर। मुकर्रर हुए यानी कि उन्हें अपॉइंट किया गया एज अ टीचर। कहाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है। शोबाए उर्दू यानी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। 1952 में रॉक फेलियर फाउंडेशन की मदद से अमेरिका और इंग्लिस्तान का सफ़र किया। 1961 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। इंतकाल इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। अब क्या कहते हैं, 1952 में एक कोई फाउंडेशन था, उसकी मदद से मतलब वहाँ से उन्हें स्कॉलरशिप मिली होगी, या उनके काम को देखकर लोग वहाँ के उस फाउंडेशन के जो ऑनर रहे होंगे उन्होंने कहा होगा कि ठीक है अब आप जाइए वहाँ जाके तख्लीक करके आइए, वहाँ जाके मुताला करके आइए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, अमेरिका और इंग्लिस्तान का सफ़र किया और फिर 61 में वापस आ गए और फिर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही अब क्या हो गए थे, उर्दू के प्रोफेसर हो गए। अभी टीचर थे यानी 12th क्लास तक को पढ़ा रहे थे, अब प्रोफेसर हो गए यानी कि BA MA को भी पढ़ाने लगे, ठीक। उसके बाद इलाहाबाद में ही उनका इंतकाल भी हो गया, ठीक। एहतिशाम हुसैन ने लिखते हैं कि एहतिशाम हुसैन ने इल्म ज़बान से मुताल्लिक़ जॉन बेमिस की निगरान की अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा हिंदुस्तानी लसानियात का खाका के नाम से किया। यानी अब क्या है, सबसे पहले उन्होंने जो इल्म ज़बान है उसकी बात शुरू करी, तो कहते हैं कि उन्होंने जॉन बेमिस जो थे उनकी किताब कोई रही होगी, उसका नाम यहाँ मेंशन नहीं है, तो उसका तर्जुमा किया किस नाम से, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, ठीक है। इसके अलावा अफसानों का मजमुआ वीराने और सफ़रनामा साहिल और समंदर के नाम से शाया हुआ। यानी इनका एक अफसानों का मजमुआ है जिसका क्या नाम है, वीराने, और इनका एक सफ़रनामा है जिसका क्या नाम है, साहिल और समंदर, ठीक है। लिखते हैं बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी, ठीक है। आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, है ना। तो कहते हैं उर्दू की कहानी इन्होंने लिखी बच्चों के लिए। इसके बाद कहते हैं हिंदी में उर्दू की अदबी तारीख़, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बात इन्होंने लिखी है कि हिंदी में उर्दू की अदबी तारीख़ इन्होंने लिखी, जिसका क्या नाम था, यानी हिंदी भाषा में लिखी, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उर्दू नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए लिखी हिंदी भाषा में उर्दू अदब की तारीख़, के उर्दू अदब कब पैदा हुआ, कैसे बना, क्या हुआ, ये सब। और उसका उन्होंने जो नाम रखा, उस किताब का क्या नाम रखा, उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है, के उन्वान से मुरत्तिब की, ठीक है ना। मतलब ये हिंदी का ही नाम है, आलोचनात्मक। आलोचना किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया ना, तनकीद को ही कहते हैं आलोचना, ठीक है। लिखते हैं एहतिशाम हुसैन का असल मैदान तनकीद है। वो तरक्की पसंद तहरीक से शुरू से वाबस्ता रहे हैं, इश्तिराकियत में यकीन रखते थे। तो अब ये सब तहरीकें हैं, आप जानते हैं तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई है ना, इश्तिराकियत उसके बाद आई, और तकरीबन दोनों को एक साथ ही समझते हैं, पैरेलल ही लेके चलते हैं दोनों को, ठीक है। तो इन सब में वो यकीन रखते थे, लिहाजा अपनी तनकीदी तहरीरों में उन्होंने
इसी नज़रिए की रोशनी में ज़िंदगी और अदब के मसाइल को समझने और समझाने की कोशिश की है। यानी अब देखिए, जो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि कितने ही इंसान को ज़ाविया और ये और वो सब मुकर्रर करके दे दिए जाएँ, उसके बावजूद वो उन सबको मद्देनज़र रखता है, ठीक बात है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने पर्सनल ओपिनियन ज़रूर शेयर करेगा, है ना? तो वही यहाँ पे भी है कि उन्होंने सब चीज़ें रखी नज़र में, लेकिन क्योंकि वो खुद तरक्की पसंद थे, तो उन्होंने अपने हर मतलब जो भी चीज़ उन्होंने लिखी, तो उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को साथ में रखा, है ना? तरक्की पसंद लोग जिस तरह से ज़िंदगी को देखते हैं, समझते हैं, उन्होंने अपनी किताबों में भी उसी तरह से देखने और समझने की कोशिश की है। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं, तनक़ीदी मज़ामीन के मुतअद्दिद मजमूए शाया हुए हैं, चंद के नाम दर्ज झेल हैं। यानी उन्होंने बहुत सारे मजमूए लिखे हैं तनक़ीदी किताबों के, तनक़ीदी मज़ामीन के, ठीक है, जिसमें नीचे कुछ नाम है, आप देख लीजिए क्या लिखा है। तनक़ीदी जायज़े, रवायत और बगावत, अदब और समाज, तनक़ीद और अमली तनक़ीद, ज़ौक़ अदब और शऊर, है ना, अफ़कार व मसाइल। इसके बाद यहाँ लिखा है एतबार नज़र। ठीक, ये इनके हैं वगैरह, यानी और भी हैं। अब देखिए लिखते हैं, पेश नज़र मज़मून, जो अब आप आज मज़मून पढ़ने जा रहे हैं, ये एतबार नज़र से माख़ज़ है, यानी उसके अंदर का ही कोई एक मज़मून होगा, ये आपको पढ़ना है। इसमें रतन नाथ सरशार के नावल फसाना आज़ाद के मशहूर मज़ाहिया किरदार खूजी का तज़िया पेश किया गया है। यानी फसाना आज़ाद जो एक नावल है पंडित रतन नाथ सरशार की, ठीक है, तो उसमें उन्होंने आज़ाद का और खूजी का दो के किरदार पेश किए। तो खूजी जो किरदार है ना, वो बहुत अच्छा किरदार है, जबकि हीरो तो आज़ाद है, लेकिन इसमें बेहतरीन जो किरदार माना जाता है वो खूजी का माना जाता है। ठीक है, तो एहतिशाम हुसैन साहब ने भी इसी का ही तज्जिया किया है कि वाकई क्या ये उतना अच्छा किरदार है जितना अच्छा लोग इसे समझ रहे हैं, है ना? तो चलिए इसे हम लोग पढ़ते हैं। एक मुताला, देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पे पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस ज़रूर करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम समरी। ठीक है, मैं आपको पूरा डिटेल चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है, वक्त की कमी है, और हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, राइट? तो देखिए, ये आपके चैप्टर का नाम है खूजी एक मुताला। इसके पहले हम मुश्किल सवाल वो पढ़ लेते हैं, अल्फाज। आक़िल, आक़िल मतलब होता है अक्लमंद। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है मुतहमिल, यानी कि बर्दाश्त करने वाला। ठीक है, यहाँ लिखा है सफ़ शिकन, सफ़ शिकन मतलब होता है सफ़ों को तोड़ने वाला। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखिए लिखा है मुबालगा आमीज़, है ना। मुबालगा आमीज़ का मतलब होता है जिसमें बेहद झूठ और बढ़ा चढ़ा के बातों को किया जाए। ठीक है, इज्तिनाब यानी कि परहेज़। फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे तग़य्युरात, तग़य्युरात का मतलब क्या होता है, तब्दीलियाँ। फिर लिखा है हरबा, हरबा मतलब क्या हो गया, हथियार। यहाँ लिखा है देखिए अक़बा, अक़बा मतलब क्या होता है, पिछला। यहाँ पे देखिए लिखा है मज़ाक़ सलीम, यानी कि अच्छा ज़ौक़। फिर लिखा है हुस्न इंतख़ाब, इंतख़ाब का सलीक़ा। बज़ला संजी यानी ज़राफ़त या फिर कोई हंसी मज़ाक करने वाला, है ना। करौली, करौली एक किस्म का चाकू होता है। कज रवि, कज मतलब होता है टेढ़ा, है ना। रवि मतलब रास्ता, टेढ़ा रास्ता या टेढ़ापन। ठीक है, झुल, झुल मतलब धोखा। बही ख्वाह, बही मतलब होता है भला, अच्छा सोचने वाला। खैर ख्वाह मतलब भी वही होता है। ठीक है, कीनिया परवी, यानी कि देखिए लिखा हुआ है छुपी हुई दुश्मनी। ठीक है, यानी जो चीज़ ऐसी हो जो सामने ना हो। यूब, यूब मतलब होता है ऐप की जमा, यानी बुराइयाँ। गैर मुतादिल, मुतादिल मतलब होता है जिसमें अदल ना हो। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है फैज़ी, फ़ारसी का एक मशहूर शायर है जो मुग़ल बादशाह के दरबार का था। ठीक है, यहाँ लिखा है ज़बान ज़र फ़क़रे, यानी वो फ़क़रे जो ज़बान पे ज़द हों, जो बार बार ज़बान पे आ जाएँ। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे लिखा हुआ है आपका ज़वाल आमदा। ज़वाल आमदा का मतलब होता है जो चीज़ जिसके ऊपर ज़वाल आ गया हो, है ना। इसके बाद नमक खार, नमक खार मतलब होता है नमक खाने वाला। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं सबक को। ये सबक का आपका क्या है, खुलासा है कि सबक इसमें हमें क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए लिखा है, खोजी एक मुताला के तहत सैयद एहतिशाम हुसैन ने रतन नाथ सरशार के ज़ख़ीम नावल फसाना आज़ाद के मज़ाहिया किरदार का तज़िया किया है। क्लियर है बात कि खोजी एक मुताला जो है ये चैप्टर है किसका, एहतिशाम हुसैन का, जिसमें उन्होंने क्या करा है, रतन नाथ सरशार की जो नावल है फसाना आज़ाद, उसका उन्होंने तज़िया किया है एक मज़ाहिया किरदार का।
देखिए लिखते हैं खूजी से हमारी इसमें खूजी से हमारी पहली मुलाकात नवाब साहब की महफ़िल में होती है। कहाँ होती है? नवाब साहब की महफ़िल में। क्या होता है वहाँ पे? जहाँ वो दीगर मुसाहिबों के साथ नवाब साहब की तारीख़ी बटेर सिफ़िन शिकनी अली शाह की गुमशुदगी पर ताज़ियत कर रहा है। ठीक है? उनकी एक बटेर होगी, कोई बटेर एक चिड़िया होती है ना, वो गुम गई होगी, उस पे वो ताज़ियत कर रहा है कि हाय बड़ा अफ़सोस हुआ, इतनी अच्छी बटेर थी, गुम गई, फलाँ-फलाँ, ये सारी चीज़ें होगी। ठीक है? खूजी के किरदार में ऐसी खुसूसियत है कि हम बहुत जल्द उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। यानी उसके अंदर ना एक अट्रैक्शन है ना, उसका किरदार बहुत अट्रैक्टिव है कि हम फ़ौरन उसकी तरफ हो जाते हैं। अब देखिए अट्रैक्शन कई चीज़ों से हो सकता है, तो उसमें किस चीज़ से अट्रैक्शन है? तो लिखते हैं उसकी तेज़ ज़बानी, फ़िक़्हबाज़ी, ख़ालिस अफ़ीनियों की सी गुफ्तगू, सब में एक भान की सी कैफ़ियत है। ठीक है? यानी उसके अंदर क्या है, वो बहुत तेज़ ज़बान है, फ़ौरन से जवाब दे देता है, फ़िक़्रेबाज़ी करता है, यानी हँसी मज़ाक करता है। ठीक है? इसीलिए क्या होता है कि हम उसकी तरफ फ़ौरन मुतवज्जो हो जाते हैं। आगे लिखते हैं खूजी की उम्र 60 साल है। वो अपनी उम्र के एतबार से हर मसले पर संजीदगी से मशवरा देता है, लेकिन लोग उसकी बात संजीदगी से सुनते नहीं हैं, है ना? सुनने की बजाय उसे क्या कर देते हैं? छेड़ते हैं, उसे परेशान करते हैं। जैसे कुछ लोगों का कैरेक्टर होता है ना कि भई वो इतने संजीदा कभी हो ही नहीं सकते, और अगर वो संजीदगी से बात करते हैं तो हम उनकी मज़ाक बना देते हैं कि भई ये देखो, ये आए हैं, अब हमें समझाएँगे। समझ में आ रही है? तो उसकी उम्र तो 60 साल है। उस एतबार से वो सारी बातों पे मशवरे भी देता है, लेकिन लोग उसकी बात संजीदगी से सुनते नहीं हैं, बल्कि उसको क्या करते हैं? छेड़ते हैं। तो देखिए लिखते हैं कि उसकी पसंदीदा चीज़ें जो है वो अफ़ीम और गन्ना है। ठीक है? और उसके डरने और नफ़रत करने वाली चीज़ों में पानी है। यानी जिससे वो प्यार करता है, जिसे वो पसंद करता है, वो चीज़ें क्या हैं? अफ़ीम और गन्ना। और जिससे वो नफ़रत करता है वो पानी है, और बाद में कुमार और बू ज़ाफ़रान का भी इज़ाफ़ा हो गया था। ठीक है? 2 चीज़ें और इसमें ऐड हो गई थी। लिखते हैं खूजी दरअसल लखनऊ की ज़वाल आमदा तहज़ीबी माशरे का नुमाइंदा है। यानी कि लखनऊ में जो ज़वाल आया था, है ना? उसका वो एक नुमाइंदा किरदार है कि भई किस तरह से लोग थे और क्यों ज़वाल आया। ठीक है? अब देखिए लिखते हैं जो ख़ुद को कट्टर हिंदुस्तानी बताता है, सड़क के किनारे खड़े होकर कबाब खाता है, मगर होटल में जाकर खाने को शरअन नाजायज़ समझता है। यानी कि मैं सड़क के किनारे तो खा लूँगा, वो ठीक है, लेकिन होटल में जाके नहीं खाऊँगा, क्योंकि होटल किसके बनाए हुए हैं? अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं। ठीक है? खूजी बज़ाहिर एक मसखरा या मज़ाहिया किरदार नज़र आता है, लेकिन इसमें एक दुनियादार का तदबीर भी है। यानी कि एक ऐसा इंसान भी है जो दुनियादारी को समझ रहा है ना? इसमें बेपनाह जज़्बा वफ़ादारी भी है, यानी कि इसके अंदर वफ़ादारी का जज़्बा भी है। वो कदम कदम पर नवाब साहब और अपने साथी आज़ाद के साथ अपनी वफ़ादारी का सबूत देता है ना? यानी वो हर कदम पे अपने दोस्त, जो उसका दोस्त है आज़ाद और जो नवाब साहब है, उनका दोनों का क्या करता है? जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो फ़ौरन उनके आगे आ जाता है। कहते हैं उसके हुलिये पर नज़र डाले तो सरशार के मुताबिक अब जैसे वो कैसा है, दिखता कैसा है ना? तो देखिए यहाँ लिखते हैं मुजस्सिम, यानी उसका जो जिस्म है वो कैसा है? शामत है, पस्ता कद है ना? कोता गर्दन है। कोता गर्दन किसे कहते हैं? जिसकी गर्दन बहुत छोटी हो। पिस्ता कद मतलब छोटा, दरमियाने कद का है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है ना? तंग पेशानी मतलब होता है जिसका माथा थोड़ा छोटा हो, है ना? बाल काफ़ी आगे तक आ जाएं। ठीक है? इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है अब देखिए यहाँ पे ना ये एक मसल भी है, जिसे हम कहते हैं ना कि कोता गर्दन, कम पेशानी, है ना? कम ज़रफ़ों की यही निशानी। तो इसमें इसी चीज़ को दिखाते हैं कि भाई उसकी भी कोता गर्दन है और तंग पेशानी है, इसलिए खबासत और शरारत की निशानी है ये। ठीक है? तो लिखते हैं खूजी हिंदुस्तान में हो या रूस में, तुर्की में और पोलैंड में, वो अपनी खुसूसियत के साथ, जो उसके अंदर खुसूसियत है उसे क्या करता है? साथ लिए फिरता है। ठीक है? यानी खूजी जो है पूरा देसी किरदार बताया गया है, एक ऐसा किरदार जो रहे चाहे कहीं भी, लेकिन अपना जो उसका दिल है ना वो हमेशा हिंदुस्तान में रहेगा, और उसके अंदर जो आदतें हैं, जो उसकी खसलतें हैं, वो सब एक पक्के हिंदुस्तानी वाली हैं।
ठीक है, आगे आ जाइए। अंग्रेज़ों के सख्त खिलाफ। नफ्स मज़मून की अगर हम बात करें तो लिखते हैं, इस मज़मून की रोशनी में खोजी फसाना आज़ाद का दिलचस्प मसखरा किरदार है। मुसन्निफ़ ने इस मज़ाहिया किरदार को लखनऊ की ज़वाल पज़ीर माशरत जो लखनऊ बर्बादी की तरफ आ गया था उसका नुमाइंदा करार दिया है, उसके तौर पर उसे पेश किया गया है। ठीक है, अब देखिए पहला सवाल आपको देखिए, अब चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया, तनक़ीदी मज़मून किसे कहते हैं ये पढ़ लिया, एहतिशाम हुसैन के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि सवाल जवाब क्या क्या है। ठीक है, तो पहला सवाल लिखा है खूजी का हुलिया बयान कीजिए। तो कैसा था, अभी आप पढ़ के आए हैं कि भाई छोटी कद का था, है ना, कोता गर्दन है, पेशानी भी तंग है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है खूजी को मगरूर साबित करने के लिए क्या दलीलें पेश की गई हैं। ठीक है, तो मगरूर साबित क्यों करना चाहिए। देखिए मगरूर मतलब क्यों, तो जो गुरूर में रहे, जो घमंड में रहे। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ना हर बात पे करौली निकाल लेता है ना, जिससे पता चलता है कि शायद वो ना अपने आप में मगरूर है, जो अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझता है और दूसरे को बिल्कुल नीचा दिखाता है। अगला सवाल देखिए लिखा है खूजी के जज्बा वफादारी के बारे में मुसन्निफ़ ने क्या राय दी है। तो अब आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं कि भाई जब भी आज़ाद को या नवाब साहब को उसकी ज़रूरत होती थी तो वो हमेशा उनके आगे आ जाता था। ठीक है, आगे देखिए लिखा है खूजी और आज़ाद के किरदारों में क्या मुताबिकत है, यानी कि दोनों में क्या क्या चीज़ें सेम है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि दोनों लोग जो हैं बहुत ज़हीन हैं, है ना, दोनों लोग मतलब अच्छे काम करना चाहते हैं। ये सब आप देख लेंगे, यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आपके ना शॉर्ट नोट्स भी बन जाते हैं बेटा कई बार के, भाई ना ये बताइए खूजी मुताले रोशनी में बताइए कि खूजी का किरदार कैसा है ना, यानी एक तरह से करेक्टर स्केच कि भाई खूजी का क्या करेक्टर स्केच है बताइए। तो ये यहाँ पे मैंने आपको दे दिया, मैं थोड़ा स्लो स्क्रॉल कर रही हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं कि खूजी कैसा किरदार है, अच्छा किरदार है या बुरा किरदार है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे हम फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए रोज़ आपको इसी टाइम पे एक वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करूँगी कि रोज़ मिले। ठीक है, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कह लीजिए या एज अ टीचर एक ऑर्डर है कि बेटा आप लोग भी अपने फ्रेंड्स में या जिसको भी ये चैप्टर पढ़ना है उनको ये वीडियोज़ पहुँचाएँ, है ना, क्योंकि भाई देखिए मैं आपके लिए बना रही हूँ अगर, तो मैं आप सबके लिए बना रही हूँ। तो जो इस चैनल को नहीं जानते हैं या जो इस वीडियो तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उनके तक शेयर करना, वीडियो को पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, और दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि वीडियो आपको कैसी लगती है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे भी तो पता चले कि अगर मैं ये आपके लिए बना रही हूँ तो क्या ये सचमुच आपके लिए मुफीद साबित हो भी रही है या नहीं, है ना, यानी आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, आपको इससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करें। अब आपने पूरी वीडियो पढ़ ली है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए इन सब चीज़ों से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें एक हिम्मत मिलती है। जब बच्चे उस पर नहीं कमेंट करते हैं, नहीं बताते हैं कि उनको इससे फ़ायदा हो रहा है, तो फिर मैं भी वीडियो बनाना बंद कर देती हूँ, क्योंकि भाई ये वीडियो जो आपको दिखती है आधे 1 घंटे की, इसे बनने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। आ रही है बात समझ में। तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।